कल मुझे एक स्टूडेंट मिली इंटरमीडिएट की जिन्होंने मुझे कहा कि यार इंग्लिश ऐसे इज़ टू डिफ़िकल्ट टू राइट। वो एक गांव से ताल्लुक़ रखती है और वो एक गांव के कॉलेज में पढ़ रही हैं। शी इज़ अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे ये बात की कि यार यही हमें उर्दू में ऐसे लिखना होता है तो बड़ा मज़ा आता है और बड़े अच्छे से हम लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जो ऐसे है ना इसमें बहुत मुश्किल होती है। इसकी कोटेशंस होती हैं, इसमें इसके हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें अजाब लग रहा होता है। वो हो हमारा इंग्लिश का पेपर है, पेपर जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं हमें उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। और जो टीचर है वो हमें कह देती है यू हैव टू लर्न 3 to 4 एसेस बाय दिस वीक एंड देन आई विल टेक टेस्ट ऑन मंडे। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने लंबे लंबे एसेस को रट्टा लगाना और फिर उन्हें टीचर बाज़ का सुनती हैं या लिखवाती हैं। तो वो हर टीचर का एक अपना मेथड होता है। तो मैंने उनके कुछ पॉइंट्स जो थे वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख लिए ताकि मुझे जब मैं आपसे डिस्कस करूँ तो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए ना, हर पॉइंट को मैं डिस्कस कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार सबसे पहले तो कोटेशंस है ना वो बहुत मुश्किल होती है याद करने में, और मैम हमें कहती है यू हैव टू राइट कोटेशन इन ईच एंड एवरी ऐसे, और एक भी नहीं 2-3 आपको लिखनी होती है। तो कोटेशंस याद करना बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम 2-3 कोटेशंस को मिक्स कर देते हैं और किसी का वर्ड कहीं जा रहा होता है और किसी का वर्ड कहाँ जा रहा होता है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ नज़र आता है जब हमें टेस्ट वापस मिलता है, क्योंकि उन्हें कोटेशंस याद ही नहीं होती, उन्हें समझ ही नहीं आती। ऑब्वियसली जब तक हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसे कब तक याद रख सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट एंड देन वी कैन राइट अच्छे तरह। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टेंसेस आते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें अप्लाई करने नहीं आते। उन्हें स्पीकिंग में बड़ा मसला होता है या राइटिंग में मसला होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स तो उन्हें सब पता है, लेकिन मसला ये आता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती पहले, तो इसलिए फिर उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है लिखने में। तो अगर देखा जाए जिस तरह उन्होंने मुझे बात की कि उर्दू ऐसे आसान होता है, इंग्लिश ऐसे इज़ द हेल। तो मैं आपको बताती हूँ, यू कैन डिवाइड द इंग्लिश ऐसे इंटू 2 पार्ट्स, ओके, लाइक एज द टॉपिक इज इंग्लिश एंड ऐसे। तो आप ये समझे कि यू आर राइटिंग द ऐसे इन उर्दू, तो आप वो मटेरियल सारा अपना माइंड में लाएं और देन यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, ओके। इसके अलावा जो ऐसे होता है ना, इस ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता। बेसिकली ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस पर आप किसी एक चीज़ से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करते हैं, ओके। और अब जो आपने ऐसे लिखना होता है, बी केयरफुल कि योर ऐसे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, लाइक इफ़ यू आर टीचर तो आपको जो ऐसे लिखना है ना, आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स मेंटालिटी एंड कैलिबर लेवल आप लिखेंगे। और अगर आप स्टूडेंट है देन ऑब्वियसली आप अपनी टीचर की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिस तरह उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपको सबसे पहले टॉपिक चूज़ करना है कि इफ़ेक्टिव टॉपिक चूज़ करना, लाइक इफ़ यू आर हैविंग द ऑप्शन कि आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपको एक इफ़ेक्टिव टॉपिक की तरफ जाना है, ठीक है। और इफ़ेक्टिव टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको अब मैं स्टेप्स बताती हूँ, लाइक कि किस तरह यू कैन राइट द इफ़ेक्टिव ऐसे, ओके, जो कि पढ़ते ही मज़ा आ जाए और टीचर के जा भाई सारे मार्क्स तुम्हारे। ओके, हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव ऐसे। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और बहुत इजीली लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो आपको उससे रिलेटेड ना एक आउटलाइन बनानी होती है, या हम बोल सकते हैं उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी होती है, ओके। जब आप किसी भी चीज़ को लिख लेते हो ना तो आपको फिर उनमें लिंक्स एंड कनेक्शन क्रिएट करना ना बहुत आसान हो जाता है। लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ना आपको एक पेपर लेना है, उसके बीच में ना आपको लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है, और फिर आपके जहन में जो जो उस टॉपिक से रिलेटेड लाइक आइडियाज़ आ रहे हैं ना, यू हैव टू मेंशन ऑल दैट आइडियाज़, यू हैव टू मेंशन ऑल द आइडियाज़, उसके एरोज़ लगा के साइड पे जो भी आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे हैं, बेशक रैंडम आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप उसकी आउटलाइन बना रहे हैं तो आउटलाइन के लिए सबसे पहले आपको पेज के ऊपर टॉपिक लिखना है, उसके बाद नीचे ना आपको पॉइंट्स बनाते जाना है जो जो जहन में आपके आ रहा है, तो आपने वो लिखना है, ओके। ओके, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको ऐसे लिखना किस तरह, आपको पैटर्न एक मैम ने बताया होगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट द ऐसे। और
उसका जो मटेरियल है ना, मटेरियल आप सर्च कर सकते हैं कुछ लाइक आप जो आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग और या फिर आप जब आउटलाइन बना लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट बुक्स और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। तो कहीं से भी आप मटेरियल ले सकते हैं अगर यू डोंट हैव सफिशिएंट मटेरियल इन योर ब्रेन। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन यू विल स्टार्ट राइटिंग। और हम ना ऐसे को इजी करने के लिए ना वी विल डिवाइड ऐसे इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे, देन हम बॉडी बोलेंगे और फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर तो आपका इंट्रो अच्छा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि इंट्रो में यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। ऐसा आपका इतना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि जो रीडर है ना उसकी आपने शुरू में ही उसकी जो अटेंशन है ना आपने अपने पास कर लेनी, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आगे पढ़े। अब बात ये है कि हम किस तरह रीडर को इंगेज करें अपने ऐसे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो आपने आइडियाज़ जो अपने माइंड में बनाए होंगे ना, आपने उस आइडियाज़ को आपने एक सीक्वेंस देनी है और उस सीक्वेंस से अच्छे तरीके से आपने लिखना है। आपका जो इंट्रो या आपका ऐसे होना चाहिए अगेन अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस होना चाहिए कि किस के लिए आप लिख रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट हैं सेकेंडरी लेवल के और आपको लिखना ऐसे जो है वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए लिखना है। तो आप अगर अपने ही लेवल के स्टूडेंट के लिए लिखेंगे ऐसे तो ऑब्वियसली वो जो ऐसे है ना वो प्राइमरी स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब उसे समझ ही नहीं आनी कि आपने ऐसे में लिखा क्या है तो क्या फ़ायदा होगा उस ऐसे का। तो इसलिए आपने अपनी ऑडियंस पे ज़रूर गौर करना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन में ना एक कोहेरेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट टोन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लेट्स सपोज एक नॉर्मल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें पहले आप पॉजिटिव चीज़ें बात करें, फिर आप नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हो और फिर आप दोबारा से पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे हो, तो इससे ये कोहेरेंसी नहीं होती। यू हैव टू राइट फर्स्ट पॉजिटिव थिंग, उसके बाद फिर जो जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको पहले लिखनी है और उसके बाद फिर आपको नेगेटिव पे जाना है, तो ये कोहेरेंसी हो जाएगी। और कंसिस्टेंट टोन आपने यूज़ करनी है अपने इंट्रोडक्शन में, ताकि जो आपका रीडर है, जो आपकी टीचर है या रीडर है जो भी है, वो इंगेज रहे आपके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और आपने अपनी जो आर्गूमेंट्स है वो आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है कि मैं इस चीज़ के बारे में आगे बात करना जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आफ्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हमारा जो आता है वो बॉडी आता है। तो बॉडी में हमने ना जो हमने अपने स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में दी होगी ना कि इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो बॉडी में आके ना हमने उस चीज़ को हाईलाइट करना है और उस चीज़ के बारे में हमने बताना है। वी कैन यूज़ डिफरेंट मेटाफोर्स, हम इसमें एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट कोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और हमने अपने उन मेन पॉइंट्स को ना हमने एलेबोरेट करना है अच्छे से। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किए होंगे। तो ये हो जाएगी आपकी बॉडी। आपकी जो बॉडी की लेंथ होती है ना वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपने डिटेल बतानी होती है। और हाँ, यू कैन डिवाइड योर बॉडी इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स अगर आपका ऐसे की लेंथ ज़्यादा है। ओके, और लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में यू हैव टू समराइज योर आर्गूमेंट। ठीक है, आपने जो ऊपर आर्गूमेंट इंट्रो में बताया होता है और फिर उसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी होती है इसमें बॉडी में, तो आपको उसे समराइज़ करना होता है। और समराइज़ करने के बाद आपने हर पॉइंट की जो आपने ऊपर आर्गूमेंट्स दिए होंगे, आपने हर आर्गूमेंट की डिटेल नहीं देनी, उसको आपने मेंशन नहीं करना। जो कि इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स है जो कि आपको लगता है कि इनको हमें इनका ओवरव्यू बताना, अपना एनालिसिस करना इस पे ज़रूरी है, तो वो आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे। और ये आपका ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं बस हमने कंक्लूजन लिख लिया तो हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। नो वे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब तक आप अपना ऐसे पूरा लिखने के बाद उसे रीड नहीं करते तो आप ये समझे कि आपके 10 में से 5 नंबर तो गए समझो। ठीक है, सो यू हैव टू प्रूफ रीड योर ऐसे। प्रूफ रीड का मतलब यही होता है कि कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बात जो आपने पूरी कर ली हो, लिख लिया, अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद उस सारी राइटिंग को आप दोबारा पढ़ें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा अकॉर्डिंग टू योर टाइम। तो फिर उसे उसे हम बोलते हैं प्रूफ रीड। तो प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम पहले छोड़ देते हैं कि चलो ये वर्ड नहीं ज़हन में आ रहा यार, या हम इसका कुछ सिनोनिम यूज़ कर लेंगे तो हम स्पेस छोड़ देते हैं, चलो इसे बाद में करेंगे। तो
प्रूफ रीड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें पता चलेगा ना कि हमने ये यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा, हमें यहाँ पे वर्ड मेंशन करना है, या इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके जहन में पहले नहीं आ रहा होता, तो जब आप पूरा ऐसे लिख लेते हो, उसे आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओ यार मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखना है और ये पॉइंट मैंने गलत लिखा है, या बाज़ वक़्त ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही होती हैं तो हम आपको बाद में पता चलता है। तो अगर आप पेपर कर रहे हैं ना, पेपर में ऐसे लिख रहे हैं, तो हमेशा 10 से 15 मिनट एंड पे रखा करो टू प्रूफ रीड योर पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक पेपर था वो मैंने प्रूफ रीड नहीं किया हुआ था, ओके, और जब पेपर चेक होके मुझे मिला तो मुझे उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स मिली जो कि बहुत ही फजूल मिस्टेक्स थी, और मुझे अफसोस हुआ कि काश ये मैं पहले प्रूफ रीड कर लेती तो ऐसा ना होता, क्योंकि मैं इन्हें ओवरकम कर सकती थी। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको ऐसे के बारे में बताया, हाउ यू कैन राइट एन इफेक्टिव ऐसे। तो इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, यू कैन ऑलवेज रिकमेंड मी। और हाँ, मुझे ये बताइएगा कि आपको कुछ समझ आई या कुछ भी नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी छोड़ जाइएगा ताकि मैं दोबारा आपके पास अब। थैंक यू, बाय।